गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ज्ञान सागर एजुटेक। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सेप्टेबल क्वेश्चंस है 2026 के PYQs है हमारे, तो वो हमारे चौहान सर है जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस एक्स नेशनल ब्रांड फैकल्टीज़ है और लास्ट 18 ईयर एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हो और आप देखते आए हो अभी तक। तो वो इन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। चैप्टर है हमारा, ये आपके सामने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, सेकंड चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर सौरभ सर ने कराया था और सेकंड चैप्टर हमारे जो है चौहान सर कराएंगे। तो इस तरीके से जो चैप्टर वाइज भी हमारे यहाँ पर अलग अलग फैकल्टीज़ अवेलेबल है। तो मैं आशा करता हूँ आपसे आप बने रहे और बिल्कुल पेशेंस रखें और इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम के PYQs है उन क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में करें। और जिस तरीके से ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर CBSE के अंदर पूछे जाता है क्वेश्चन, आपको इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बाहर से पूछा गया है। जो भी सर कराएंगे उसके अंदर से ही आप उतना अगर पोर्शन तैयार कर लेंगे तो 90 to 95% आपके मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे और बढ़िया से आप परफॉर्म कर पाओगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं बुलाना चाहूँगा सुंदर सर को। वेलकम सर, वेलकम टू योर ओवन ज्ञान सागर एजुकेशन। सर ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच योगेश सर, आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ इनवाइट किया। ख़ास तौर से 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुंदर सिंह चौहान और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ और मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसे कि अभी आपको मालूम है कि अब आपके रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाले 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद आई थिंक ये फरवरी एंड तक मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर। तो बेटा मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा, बहुत सारे आपको जो होता है कि फिजिक्स से जितने भी चैप्टर्स से, उनके जितने भी टॉपिक्स से, उनके जितने भी की पॉइंट्स से, उन सबको डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। और लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं इम्पॉर्टेंट और उनमें से कितने इम्पॉर्टेंट इस साल आ सकते हैं, उन सब पॉइंट में मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा योगेश सर से, वो जो भी कुछ मुझसे यहाँ पर पूछने जाएंगे पहले मैं उनका रिप्लाई करूँगा। उनके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वारीज होंगी स्टूडेंट्स की जो है कि रेफरेंस में मैं यहाँ सबको डिस्कस करने वाला हूँ। योगेश सर प्लीज। सर बच्चों की डाउट्स रहते हैं, जैसे कि हमने 4, 5, 6 मंथ अच्छे से उतना डीपली नहीं प्रिपरेशन किया। बच्चे एंजॉय करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट टाइम पर ही अच्छे से सीरियसली लेते हैं। तो उस केसेस में बच्चा किस तरीके से इस चैप्टर को, साइंस के वाले पार्ट को अच्छे से परफॉर्म करे जिससे कि 80-90 मार्क्स वो अपना ईजिली ला सके और मेहनत करे। अगर वो 2 मंथ्स बचा है केवल एग्ज़ाम का, इन 2 महीने में वो अच्छे से मेहनत करे और अपने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करे। तो बच्चों को उस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं और लेकर अभी तक आ रहे हैं कि बच्चे जो है अच्छे से परफॉर्म कर ले। 90% मार्क्स तो एटलीस्ट वो ले ही आए बहुत ईजिली। तो उस तरीके से किस वे में हम उसको, देखो जहाँ तक मेरा मानना है कि CBSE में जो साइंस वाला पार्ट है उसमें फिजिक्स के मुश्किल से 4 चैप्टर्स हैं। और जहाँ तक CBSE ने इस बार जो कोर्स इस तरीके से उसमें टॉपिक बनाए रखे हुए, कुछ टॉपिक उन्होंने हटा दिए हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले ना हों। पहली बात तो ये है, फिजिक्स में 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरह के न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ उसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट है और डायग्राम्स है। तो बेटा मैं ये आपसे कहूँगा कि डायग्राम पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, जिससे आपको जो भी उसके की पॉइंट्स होंगे उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको जो होता है कि बहुत अच्छे से जो होता है कि आपकी तैयारी हो सकती है। और हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखो बेटा, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आप फिजिक्स को, पहली बात तो ये है कि इतना टफ सब्जेक्ट मत समझना। ये मत सोचना कि अब लास्ट टाइम बच गया है तो इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आपके पास ना इतनी क्वांटिटी नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखें, सिलेबस की कोई क्वांटिटी नहीं। आप टॉपिक वाइज एक एक चीज पढ़ते चले जाएं और उसके जो छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं ना उनको देखते चले जाएं। खास तौर से डायग्राम बेस वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस है ना उन पे जरूर फोकस करें। जैसे कि यहाँ पर अभी आप स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखा हुआ है। तो बेटा ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें आपको नहीं कि 8-10 लाइनें लर्न करनी है। पहली बात तो ये, आपको किसी भी आइडिया को सिर्फ 2-2 लाइन में समझना है, ज़्यादा लाइन में समझ, 2-2 लाइन में समझना है। अगर आपने वो आइडिया समझ लिया तो उसमें आपने जो कुछ भी सीखा है आप अपनी तरफ से भी उसको ऐड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। मेन है कि आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बेटा मैं आज आपको यही सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जब ये चैप्टर में शुरू करवाऊंगा तो मैं यही सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो 2 लाइनें आपको पक्की करनी है और उन 2 लाइन के पीछे आपके कितने सारे आइडियाज़ पक्के हो जाएंगे, वो आप बहुत ईजिली वहाँ पर एग्जाम टाइम में आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वह प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सर क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन भी आते हैं, और बच्चे जो फंसते हैं मोस्टली वो उसमें फंसते हैं, ऐसे रीजन वाले पार्ट में बहुत फंस जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। अगर आप बच्चा जो है, मुझे लगता है ऐसा फील किया है मैंने, वो जो MCQs वाले पार्ट को सिंगल वाले जो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, और जो मोस्ट ये जो हमारे जो ऐसा रीजन वाला जो पोर्शन होता है, इन क्वेश्चन को भी वो अच्छे से परफॉर्म कर ले तो काफ़ी अच्छे मार्क्स वो ला सकता है। देखो जहाँ तक मेरी बात है कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में जल्दबाजी दिखाते हैं। वो पहले तो देखो मैं कहता हूँ कि जब आप MCQs करते हैं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को 2 बार प्रॉपरली रीड करो। कि बच्चे क्या करते हैं कि मैक्सिमम मैंने बच्चे देखे हैं कि क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलती कर जाते हैं। उसकी वजह होती है कि वो उस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते। तो पहले प्रॉपरली रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद उसके जो नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनको कंपेयर करो उनके आंसर्स को। और जो आपको लगता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको आंसर्स नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ भी ऑप्शंस में दिए हुए होते हैं ना, उसके आसपास की चीज़ें आपको पता होती है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो उसी में से आप एक नया आंसर निकाल लोगे, एग्जैक्ट आंसर निकाल लोगे, करेक्ट आंसर निकाल लोगे। तो कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने गैस से ही, अपने आइडिया से आंसर्स करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें हमारी कंसेप्ट क्लियर होती है तो उसका डायरेक्ट हमें आंसर पता होता है। लेकिन ध्यान में रखना कि पहले क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ना है। रही बात रीजन और ये एडजशन वाले क्वेश्चंस, ये ज़्यादा टफ नहीं होते। इसमें 2 लाइनें होती है, 2 स्टेटमेंट होती है, और दोनों जो स्टेटमेंट होती है एक दूसरे से रिलेट होती है। पहली बात होती है कि रिलेट होती है, ठीक है। अगर वो रिलेट है तो ये ठीक है कि पहला जो स्टेटमेंट है दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या दूसरा पहले को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले सपोर्ट वाला पोर्शन देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मेन चीज़ होती है कि उनके करेक्ट होने की। अगर एक इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है, या दूसरा करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है, ये तो चलो ठीक है, आपको जो होता है ए या बी में आप जो होता है कि टिक कर देते, ए में या बी में टिक कर। देखिए जब सी या डी वाला ऑप्शन जो आता है वो तब आता है जब दोनों करेक्ट होते हैं। जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी तभी तो आप ये मतलब क्लियर कर पाओगे, कंफर्म कर पाओगे कि ये इसका सही जो होता है कि रीजन है। तो वो बात की बात आती है। तो पहले दोनों जो स्टेटमेंट है उसकी करेक्टनेस को जरूर चेक करें कि कौन सा करेक्ट है। तो अगर वो दोनों करेक्ट होते हैं तब थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल जरूर होता है कंपैरिजन करने में, लेकिन वो भी हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि पहली स्टेटमेंट दूसरी पे डिपेंड है या दूसरी स्टेटमेंट पहली पे डिपेंड है। तो बेटा ये चीज़ थोड़ा प्रॉपर लिसेंसियली, ठीक है। जो रीजन और ये एडजशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसको तो बिल्कुल भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन की तरह बिल्कुल भी मत लेना है। इसको ये ध्यान में रखना कि हाँ ऐसे ही जो होता है कि हम टिक करके आगे, उसको बहुत सिंसियरली जो होता है ABCD हमें ऑप्शन देखने पड़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ना, स्टेटमेंट को पढ़ना, करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ये जरूर पहले चेक कर लेना। ओके। और सर मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा जो है एक क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट 2-3 बार एक बार रीड अच्छे से करे। पहले रीड करने के बाद 2 बार रीड करने के बाद बच्चा तभी क्वेश्चन करना अपनी जो है कॉपी पे स्टार्ट करे, आंसर शीट पे। तो मेरा ऐसा मानना है ना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो बच्चों पहले तो मैं आप लोगों से, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो था कि विश नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर को विश नहीं करना चाहिए। टीचर भी जब हम आपके सामने अगर आ रहे, प्रेजेंट हो रहे, तो हमें आपको विश करना चाहिए। अगर आप हमारे सामने आ रहे तो तब आप हमें विश करेंगे। तो अभी क्योंकि शाम हो रही, शाम का टाइम है, तो बेटा गुड इवनिंग। और जो था कि कैसे आप सभी, मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। देखो मैं यहां पर जो होता है कि एक लॉन्ग लेक्चर इस चैप्टर पे देने के लिए नहीं आ रखा हूं। जैसे हम ट्यूशंस में पढ़ते हैं ना कि एक चैप्टर को करने में कम से 5 या 6 दिन या 5 या 6 लेक्चर लग जाते हैं। तो बेटा मैं यहां सब कुछ जो होता है कि आपको एज ए ट्यूशन पढ़ाने के लिए यहां पर नहीं आ रखा हूं। और दूसरी बात ये होता है कि ये जो मैं कवर करने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेटा ये मैं एज ए रिविजन कर रहा हूं। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको जो होता है कि 5 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा करवाऊं। पहली बात तो ये है। तो बेटा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अब आपका रिवीजन टाइम है, जनवरी जो होता है कि स्टार्ट हो चुका है।
फरवरी के एंड में आपके एग्जाम है। अब आपको एक हेल्दी रिवीजन की जरूरत है। जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको नई बात बताने वाला हूं वो ये है कि आपको कम से कम वर्ड में अपने आइडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और जिसके बेस पे जो होता है कि हमें यहां आंसर करना आएगा। तो बेटा तो ये चैप्टर हमारा कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा पहले तो इस चैप्टर की लाइन को देख लो कि इसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब यह बनता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या रिलेशन है। सीधी सी बात यह है, देखो की पॉइंट पकड़ना है यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा मैं आपको एक यहां पर बेटा जैसे कि आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे हैं, आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको कई चीजें नोटिस हो रही है कि हमने यहां पर एक बैटरी यूज कर रखी है और बैटरी के साथ हम एक रजिस्टर भी यूज कर रखा है और उसके बाद इसमें हमने एक प्लग की हमने यहां पर लगा रखी है, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये स्विच है जिससे हम उससे बैटरी से आने वाली करंट को हम ऑन ऑफ करते हैं। तो ये सर्किट हमने यहां पर आप यहां देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग ये होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की इस फिनोमिना को ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो देखो छोटी सी बात थी ना, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट? कुछ भी नहीं है, बस किसी भी कंडक्टर में करंट पास करो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए? वेरी गुड क्वेश्चन। इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इसका डिमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे जो है कि इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसके चारों ओर सचमुच में इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो ऑब्वियसली आपने कंपास नीडल पढ़ा होगा, ठीक है ना। कंपास नीडल आपने पढ़ा होगा। कंपास नीडल छोटी सी सुई होती है, एक नीडल होती है, उस नीडल के अंदर एक छोटा सा पॉइंटेड मैग्नेट होता है। अब आपको पता है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेट अगर मैग्नेट के सामने लाया जाए तो डिफ्लेक्शन आएगा, या मैग्नेट को किसी आयरन पीस में लाए तो मैग्नेट में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। तो बेटा यही हमारे पास कायदा है, यही हमारे पास तरीका है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके चारों ओर हम किसी भी पॉइंट में अगर एक मैग्नेटिक नीडल अगर हम रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं, ठीक है, कि अब इसमें करंट चल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चली, ये करंट चली, ये चली। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। ये मैग्नेटिक नीडल है। जैसे हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी तो इसमें क्या हो गया? डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उस मैग्नेटिक फील्ड के पास ये नीडल रखी हुई है जिससे ये इन्फ्लुएंस हो जाती है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस करंट के आ जाने से इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। तो सिंपल है। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये होती है कि अगर ठीक है अब हमने ये कह दिया, ठीक है, ओके, हमने ये कह दिया कि ठीक है कि हमने ये कह दिया कि ओके ये डायग्राम है, ओके, कि हम ये कह रहे हैं कि ये करंट चल रही, ओके दिस इज करंट, ये कोई करंट आई चल रही है, ओके। अब हमें पता चल चुका है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन होती है कि जब कोई भी बार मैग्नेट होता है तो एन से एस की तरफ जो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है ऊपर की ओर से या नीचे की ओर से, ठीक है ना। चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन पोल से स्टार्ट होती है आउटसाइड से और उसके बाद एस पोल पे एंड होती है। लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? देखो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम इस प्लेन के ऊपर ये जो हमने रेक्टेंगुलर प्लेन बना रखा है, ये जो प्लेन है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ। तो अगर हम इस कंपास नीडल को इसमें रखेंगे,
इसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो इसकी जो एरो वाली टिप्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये एरो वाली टिप्स दिखाई होगी ना, तो ये क्या होगी, ये एक सर्कुलर पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। इस तरीके से ये फॉलो करेगी, इस तरीके से पोजीशन चेंज करेंगे तो ऐसे फॉलो करेगी, फिर पोजीशन चेंज करेंगे तो ऐसे फॉलो करेगी। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम इसको रखते चले जाएंगे तो ये इस प्लेन के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे अगर हम इस नीडल को रखते चले जाएंगे तो इसको फॉलो करते चली जाएगी। यानी कि ये जो लाइंस से, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये ध्यान रखना कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल हमारे पास होता है आरएसटी। ये रूल हमें ये बताता है कि चलो हमें पता चल चुका है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हमें ये रूल दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड, ये जो हमारा राइट हैंड है, अगर इस राइट हैंड से अगर हम कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करते हैं कि ये जो हमारा थंब है ये करंट की ओर चला जाए, तो हमारी ये जो बाकी फिंगर्स है ना, ये जिस डायरेक्शन में कर्ल करती है, ये जिस डायरेक्शन में वाउंड हो रही है, जिस डायरेक्शन में टर्न हो रही है, उसी डायरेक्शन के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर ट्रैक में हो जाती है। तो यानी कि ये कंडक्टर है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और हम कंडक्टर को ऐसे होल्ड करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ऐसे बनती हुई नजर आती है। और इन केस अगर मैं क्या करता कि इस कंडक्टर को मैं नीचे ले लेता, इट मींस कि करंट की डायरेक्शन को मैं डाउनवर्ड कर लेता, तो अब मुझे क्या करना, राइट हैंड थंब रूल मेरे पास है, मैं अब इस थंब को भी करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड कर लेता हूं। ये मैंने डाउनवर्ड किया, अब फिंगर्स इस तरह से कर्ल कर रही, यानी किस तरीके से कर्ल गए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हमें देखना पड़ेगा। इसमें हमने ऊपर किया था तो ये कैसे कर रही थी, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रही थी। अब जब हमने डाउनवर्ड किया तो अब कैसे कर्ल कर रही है, ये क्लॉकवाइज कर्ल कर रही है। तो इट मींस कि अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है। यहां तो फिर भी मैंने थोड़ा कैजुअल में बनाया, लेकिन देखो मेन बात वो नहीं है कि मैं कैसे बना रहा हूं, मेन चीज है कि आपको वो आइडिया क्लियर होना चाहिए कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को राइट हैंड थंब रूल से इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं कि हमेशा थंब किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर, ये ध्यान रखना स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से है, ये किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट है उसकी तरफ थंब रहे, तो ये फिंगर से जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, वो डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो पहला जो आपका टॉपिक है इस बुक का, वो पहला टॉपिक क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। और इसकी जो रिसर्च की थी ऑरेस्टेड, जो साइंटिस्ट थे वो ऑरेस्टेड थे, ऑरेस्टेड ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को पहली बार ऑब्जर्व किया था। तो देखो ये की पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये तो किसकी वजह से थी, ये थी किसकी वजह से, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से थी। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, हाँ, हालांकि ये चीज मैंने आपको बता दी कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर आर्क में होता है, सर्कुलर ट्रैक की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये तो हमने कवर कर दिया। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आते हैं तो देखो अब ये जो स्लाइड खुली है किसकी खुली है, ठीक से देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई अभी तक तो आपने स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा ना, कि अगर जो है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर वो सीधा सीधा हो, स्ट्रेट में हो, तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। लेकिन अगर वही कंडक्टर आपके पास सर्कुलर हो जाए, जैसे ये दिखा रखा है
कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके इस एक्स पॉइंट से करंट जा रही है और फिर ये वाई से निकल जाती है। तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखो आप यहां देख रहे हैं, ठीक से देखें इस डायग्राम को कि ये जो लाइंस है ये लाइंस ऐसे चल रही, इसमें करंट इस पॉइंट से एंटर की, ये इस तरह से चल रही है। यानी कि अगर मैं देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि करंट अगर मैं इसके इस पॉइंट पे करंट लूं तो उस पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूं, ये आर्क है, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से। आप अब भी चाहे तो इसमें थंब रूल लगा सकते हैं कि करंट इधर है और इस तरीके से कर्ल कर रही है। ये देखो यहां पर ये नीचे से ऊपर आ रही है। अगर आप इस कंडक्टर को ऐसे करके होल्ड करोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये जो मेरी फिंगर्स आपको दिखाई दे रही है ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कर्ल कर रही है। तो यानी कि इस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्या कर रही है? कर्ल कर रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर कर्ल कर रही है। इस तरीके से जैसे जैसे डिस्टेंस में जाते हैं तो रेडियस बढ़ता चला जाता है, रेडियस बढ़ता चला जाता है, रेडियस बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे 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 करके सेंटर की तरफ आ रही है। और इसके अपोजिट पॉइंट में देखें तो क्योंकि जो करंट इधर ऐसे घूम रहा था तो मैंने ऐसे दिखाया था, अब इसमें करंट इसमें ऐसे इस पॉइंट में मैं करंट दिखाता हूं तो वो मैं ऐसे दिखाता हूं। इसको भी अगर आप होल्ड करें तो ऐसे है। इसमें किस तरह से आ रही थी? ऊपर से जा रही थी, इसमें नीचे से, ठीक है, नीचे से जो होता है इस तरीके से जो होता है कि लूप्स बन रहे हैं। आप इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना जब इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पर एक पहले टेंजेंट ड्रॉ कर देना। और करंट की डायरेक्शन इधर है तो टेंजेंट भी इधर है, इसमें इधर है तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया तो डायरेक्शन भी आपको ऐसे दिखानी पड़ेगी। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इधर बनाइएगा, आप इधर बनाइएगा, दोनों तरफ से जो होता है कि ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होंगी और सेंटर की तरफ आ जाएंगी। ये आपका लूप है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आते आते सेंटर पे आएंगी, ये डाउनवर्ड हो जाएंगी, या ऐसे ऐसे आते 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 अपवर्ड हो जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऐसे में है, क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में, वो डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आते आते नीचे की ओर या ऊपर की ओर इस तरीके जाती। तो ओवरऑल दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर की तरफ आती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टाइम ऐसा आता है कि जब सेंटर पे आती है तो हमें लगता है कि वो पैरेलल हो गई क्योंकि क्लोज हो जाती है बहुत ज्यादा। और ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। देखो अब मैंने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, ये करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आप इसमें देखो कि अगर करंट ऐसे चल रही, ओके, ठीक है ना, करंट इसमें इस तरीके से चल रही है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर होंगी। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो वो सेंटर में या तो वो ऊपर की तरफ होगी या वो नीचे की तरफ होगी। यानी कि जो ओवरऑल नेट इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। इसके लिए एक रूल आता है जिसे हम क्लॉक रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक रूल कहते हैं। और मैं इसे एक चीज और भी कहता हूं, इसे मैं जो है एंटी राइट हैंड रूल भी कह सकता हूं। एंटी राइट हैंड रूल का मतलब क्या हो गया? एंटी राइट हैंड रूल का मतलब यह हो गया कि अब आपने जो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था राइट हैंड रूल से, उसका अपोजिट करना है। कि पहले आपने क्या किया था, थंब कोड करंट की डायरेक्शन में रखा था और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप कर्ल हो जा रही थी। अब आपको क्या करना है कि फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, थंब जिधर पॉइंट करेगा उधर ही क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसमें देखें आप, अब इसमें ये ऐसे कर, तो इसका मतलब मुझे फिंगर ऐसे रखनी पड़ेगी, तो ये थंब क्या हो गया? डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो
करंट चल रही है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो मैं इसको ऐसे मैंने किया तो ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर करंट इसमें ऐसे चल रही होती, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि करंट अगर इसमें लूप में ऐसे चल रही होती, तो तब आपको ये जो फिंगर्स को कर्ल करना है, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, थंब ऊपर चला जाता है तो तब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाता है। हाँ, दूसरा जो मैं बता रहा था कि क्लॉक रूल, तो मैं क्लॉक रूल बता रहा था, तो क्लॉक रूल में मैं ये बता रहा था कि ठीक है कि ये हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके। तो ये लूप ये कहता है कि देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे कर लूं, ये देखो ये क्या हो गया, साउथ, ये इसका साउथ हो गया, ठीक है ना। अब ये साउथ हो गया इसका, तो ऑब्वियसली इसके पीछे का जो पोर्शन होगा वो नॉर्थ होगा। इनकी नॉर्थ अगर बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं, ये देखो, ये मैं इसका नॉर्थ बना सकता हूं। देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट चल रही है वो क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज। देखो ये ना मेरी तरफ से तो क्लॉकवाइज है, आपको दिख रहा होगा कि मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज है, लेकिन आपकी तरफ से ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब तो कि अगर ये मेरी तरफ से एस पोल है तो आपकी तरफ से एन पोल है, समझ गए ना आप। यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या होता है, मैग्नेट ही होता है, जिसमें दो पोल होते हैं, एन पोल और एस पोल होता है। अगर आपको करंट आपको अगर क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है अपनी तरफ से, तो वो वाला जो पोर्शन होगा, वो जो फेस होगा वो एस पोल होगा, और उसके बैक वाले पोर्शन में करंट ऐसे चलती हुई दिखाई देगी, वो जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। भाई ये साउथ पोल है, ठीक है ना। किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, बाहर से तो एन से एस होती है, लेकिन अंदर में कैसे होती है, किसी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, एस से एन की तरफ होती है। अब एस से एन की तरफ होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर अगर हमने डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसे होगी। यहां पर देखो मैंने कहा कि ये एस हो गया, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या किया, मैंने कहा फिंगर को आपने इस तरह से कर्ल किया, तो एस से एन की तरफ, तो एस इधर है तो पीछे की तरफ, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर बैक साइड में। अगर ये ऐसे होता है तो ये फिर आगे की साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये बच्चों आपको क्लियर हुआ, तो ओके ठीक। अब एक चीज और नोट करो, देखो अब यहां पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ठीक है। फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। नेक्स्ट डायग्राम में एक करंट कैरिंग सोलेनोइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा देखो एक बात ध्यान में रखना, अब जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दी मैंने। दूसरा मैंने बताया कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और नोटिस करना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन के ऊपर अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूंगा तो जो ये सर्कुलर लाइनें जो बनी है ना, ये इस प्लेन पे लाई करती, ये हमेशा ध्यान में रखना। देखो अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा हूं वो आ रहा हूं सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होती है, देखो सोलेनोइड आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर आप एक कोई भी इंसुलेटिंग होलो पाइप लेते हैं, जैसे प्लास्टिक का पाइप लेते हैं, उसके ऊपर मेटल की वायर को वाउंड करते हैं, एक विंडिंग बनाते हैं, और उसके दोनों एंड पॉइंट को अगर किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारा अरेंजमेंट बना है, ये जो हमारा सिस्टम बना है, ये कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप चेक भी कर सकते हैं
कि जब किसी भी इंसुलेटिंग पाइप के चारों ओर हम कोई मेटल की वायर को वाउंड करते हैं, बहुत सारे टर्न्स लेकर के वाउंड करते हैं और उसमें करंट फ्लो करते हैं किसी बैटरी के थ्रू, तो पूरा अरेंजमेंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। उसका एक एंड पॉइंट नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल हो जाता है। तो बिल्कुल जैसे एक बार मैग्नेट होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करने लग जाता है। अगर आप उसके चारों ओर अगर छोटे छोटे आयरन के पीसेस रखेंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, या किसी भी मैग्नेटिक नीडल को उसके पास लाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब, ये देखो यहां पर, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है। इस नंबर टर्न्स को किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, होलो इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर वाउंड करके इसमें जो होता है कि बैटरी कनेक्ट कर दी एक स्विच लगा करके, और अब जैसे इसमें करंट हमने पास किया तो इसमें क्या हो गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है कि इसका एक पोल नॉर्थ बन गया, इधर वाला देखो ये नॉर्थ बन गया और इधर वाला ये साउथ बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड एन से एस की तरफ है, एन से एस की तरफ है, लेकिन इनसाइड एस से एन की तरफ है, ऐसे में। तो इस अरेंजमेंट को हम सोलेनॉइड कहते हैं। और इस सोलेनॉइड की जो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउटसाइड नेग्लिजिबल कम होता है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड ही होता है। तो ओवरऑल इस अरेंजमेंट को, जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, मैक्सिमम होता है। ये पूरा अरेंजमेंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हाँ, बट इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एस पोल से एन पोल की तरफ जाती है। दूसरी बात है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वेरी कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। किस चीज में बदलाव ला करके, किन फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना, जो पॉइंट बताने वाला हूं मैं, कि ये जो सोलेनॉइड है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, इस बैटरी से जो हम करंट दे रहे हैं उसकी अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? अमाउंट पे। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमने करंट को स्टॉप कर दिया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगा, अब ये मैग्नेट नहीं रह जाएगा। इसकी खास बात यह है कि जब चाहे हम इसको मैग्नेटाइज कर दें और जब चाहे हम इसको डीमैग्नेटाइज कर दें। तो इलेक्ट्रिसिटी से इसका कंट्रोल है, करंट से इसका कंट्रोल है कि जब तक इसमें करंट रहेगी तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, करंट नहीं रहेगी तो ये एक क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटाइज सिस्टम बन जाएगा जिसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा। बट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट पे तो डिपेंड कर ही रहा है। हम करंट से तो बढ़ा ही सकते हैं, बिना करंट के तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि बिना आई के भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर ऑफ टर्न्स, कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स इसके चारों ओर बनी हुई है वो कितनी है, वो जितना ज्यादा से ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली एन पे ही डिपेंड नहीं करता है कि आई ना और एन हो तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आप उस कॉइल के कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते चले जाएंगे, जब उसको करंट ही देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि करंट पास करने के बाद अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते चले जाएं तो हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर बन जाता है। देखो तीसरा फैक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही एक ऐसा फैक्टर है जो सोलेनॉइड को एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बना सकता है। वो तीसरा फैक्टर ये है कि अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आयरन होता है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम इस सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दें, इसके अंदर हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल से बनी रॉड को इंसर्ट कर दे, प्लेस कर दे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप नीचे दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक सोलेनॉइड है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर एक इन्होंने सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट कर रखी है कि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है,
एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको अगर हम सोलोनाइड के अंदर इंसर्ट करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कई गुना बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द सोलोनाइड। तो जो भी इसके अंदर मेटेरियल रखा जाता है उसके नेचर पे भी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम कहते हैं कि सोलोनाइड से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं, तो वो वही है कि अगर किसी सोलोनाइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन रॉड को इंसर्ट कर दें और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाता है। ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हाँ, एक चीज और भी है कि जरूरी नहीं कि हम सोलोनाइड बना करके जो होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करें। हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर भी मेटल के वायर को वाउंड करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो ऊपर का जो डायग्राम है वो एक सिंपल सोलोनाइड है, ठीक है, जो इंसुलेटिंग पाइप के ऊपर हमने वाउंड करके बनाई हुई है। लेकिन जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें हमने उसी सोलोनाइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उसमें सॉफ्ट आयरन रॉड इंसर्ट कर दी, जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया। देखो, बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे पूछे जाते हैं। एक कि जो एन और एस की जो पोलैरिटी है, कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर कि क्या यही एन बनेगा, या एन इधर भी आ सकता है और एस इधर भी आ सकता है। तो मैं कहूंगा श्योर, एन इधर भी आ सकता है, एस इधर भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने करंट किस एंड पॉइंट से दी है। अब आप इसी में देखो कि करंट का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आपने इस एंड से करंट दिया है, इस एंड से आपने करंट दिया है, तो जिस एंड से आपने ये करंट दिया है वो एस पोल बनेगा। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड से जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात है कि ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर नहीं आना चाहिए। यानी कि इसमें जो करंट जो फ्लो कर रही है वो कैसे कर रही है, क्लॉकवाइज कर रही है। तो अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज मूव करेगी और इसका पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो पोर्शन होगा वो एस पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा वाला होगा एन की तरह बिहेव करेगा। इन केस थोड़ी देर के लिए अगर मैंने इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर दिया, इनकी बैटरी को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और मैंने ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव कर दी, तो करंट अब इधर से थोड़ी ना जाएगा, अब करंट इधर से जाएगा। अब करंट इधर से जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो नाउ अब ये एस हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं इस तरफ हो जाएंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं इस तरह से हो जाएंगी। ये आपको खुद समझना है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी पे। इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे जो होता है बोर्ड में क्वेश्चन निकलते हैं कि अगर हमने बैटरी, आपने तो पढ़ा कि इधर बैटरी लगा रखी, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव है, लेकिन बुक में आ गया कुछ और, एग्जाम में आ गया कुछ और, कि नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। आपके दिमाग में तो रहा कि एस इधर होगा, एन इधर होगा, लेकिन नहीं, आपको समझ करके करना है। यही तो की पॉइंट है, यही तो समझना है कि पॉजिटिव टर्मिनल जब इधर होगा, करंट ऊपर से नीचे की ओर होगी, तब ये एस पोल और ये एन पोल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल जाएंगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि वो पूछते हैं, कई बार वो क्या पूछते हैं मालूम है, कई बार पूछते हैं कि यहाँ पर एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट बाहर है और एक इसके कॉर्नर पे है, ये सी पॉइंट है, तो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो मैं बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां ज्यादा होता है, इनसाइड, उस सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, सी पॉइंट पे कम होगा, उसके बाहर जो पॉइंट होगा उस पर सबसे कम हो जाएगा, तो आउट साइड बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखना। क्लियर? या किसी सोलोनाइड को अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोसेस लिखें। तो आप बता देना क्या प्रोसेस लिखेंगे आप। प्रोसेस ये लिखेंगे कि व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ए सॉफ्ट आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनसाइड सोलोनाइड, इट्स मैग्नेटिक फील्ड सडनली राइजेस, अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो क्लियर हो गया?
ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो गया, हमारा सोलेनोइड खत्म हो गया। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रिवर्स होती है, ठीक है, कैसे फॉरवर्ड होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट देखो, अब हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। क्लियर? अब है कि हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी भी मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के पास रखते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन आता है। लेकिन जब आयरन जो हमारे पास पीसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर अगर हम चाहे स्प्रिंकल कर देते तो उस पर क्या होता है, अट्रैक्ट ही होते हैं, रिपेल नहीं होते। ठीक है, तो देखो यहां पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जैसे यहां पर आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं वो पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, जिस प्रिंसिपल पे ये डायग्राम बना है, देखो वो मैं आपको सिर्फ की पॉइंट बताऊंगा। मैंने कहा ना कि 2 लाइनें ऐसी होंगी जो सिर्फ आपको आइडिया देंगे, और इतना मजबूत आइडिया देंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या अब मैं कहने वाला हूं। ठीक है, देखो अब वो 2 लाइंस क्या है, देखो लाइंस ये है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक तो आप ये पढ़ रहे थे किसी भी कंडक्टर में करंट है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब यहां पर वो इश्यू खत्म हो गया। ठीक है, वो पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब पार्ट हमारा दूसरा ये आ रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अब भी है, यहां पर भी है। ठीक है, तो पहले जो करंट कैरिंग कंडक्टर था वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं लेके हम आ रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो अचानक उस करंट कैरिंग कंडक्टर में डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी कि उसमें एक फोर्स लगने लग जाता है, और ये फोर्स तब तक लगा रहता है जब तक वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिएगा अचानक हट जाता है तो उस वायर में, उस कंडक्टर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब होता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सडनली ए फोर्स एक्टिवेट्स, अचानक एक फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। बच्चों इस फोर्स का ना एक स्पेशल नाम है, उसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ये ध्यान में रखना, उसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उस पर एक फोर्स लगने लग जाता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो बेटा ये वो 2 लाइन है, ये वो की पॉइंट है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा तो अचानक इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, फोर्स लग गया। थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो बेटा, ये जैसे कि किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का एन पोल है और ये एस पोल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो एन और एस पोल एक दूसरे के जितने ज्यादा क्लोज होते हैं तो जो एन पोल से एस पोल की तरफ चलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो उतना ज्यादा स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि उतना ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाती है। तो एन और एस अगर दोनों पोल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि हर पॉइंट पे एक जैसा है। इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह की पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूं, जैसे कि कोई कंडक्टर रखा और उसमें मैंने करंट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें फ्लो कर दिया, ये तो अचानक इसमें एक फोर्स लग जाएगा, इस कंडक्टर में एक फोर्स लगेगा, या तो ऊपर की तरफ लगेगा या वो नीचे की तरफ लगेगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में उसमें एक फोर्स लगने लग जाता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब बात यह आती है कि अब
किस डायरेक्शन में हम कंडक्टर को रखें, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लें कि ताकि वो लगने वाला जो फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है, हमें पता चल चुकी है। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस पर फोर्स लगने लग जाता है। ये बात हमारा मतलब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। लेकिन अब बात ये आती है कि किस डायरेक्शन में करंट है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में उसमें लगने वाला फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है। क्या तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं या दो एक डायरेक्शन में होते हैं और तीसरा डिफरेंट डायरेक्शन में होता है? तो बेटा ये चीज जाननी भी बहुत जरूरी है। देखो यहां पर जैसे डिमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है, ये देखो डिमोन्स्ट्रेशन। तो यहां पर मैंने क्या किया कि एक ये हॉर्सशूज मैग्नेट लिया है, ठीक है ना, इसका एन पोल है, एस पोल है, और इस पे मैंने एक रॉड, ये रॉड लिए, इस रॉड को मैंने जो होता है कि एक क्लैंप पे इस तरीके से लटका दिया, ठीक है। इसको मैंने लटकाया है, लटकाने के बाद क्या किया कि जिन वायर से मैंने इनको लटकाया ना, ये देखो ये, ठीक है, तो ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है ये, इसको मैंने बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। बैटरी से क्यों कनेक्ट किया भाई? इस रॉड में करंट भी तो चाहिए, ठीक है। अब मैंने इस बैटरी की हेल्प से इस वायर में यानी कि इस कंडक्टर में बी से ए की डायरेक्शन में करंट फ्लो किया। तो जैसे इस रॉड में या इस कंडक्टर में करंट आई और ये कंडक्टर रखा कहां है? एन और एस पोल के बीच में, यानी कि एन और एस पोल के बीच का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो अचानक इसमें इस साइड या इस साइड या किसी भी साइड एक फोर्स अप्लाई हो जाता है और ये सीधा रहने के बजाय डिफ्लेक्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं, किसी डायरेक्शन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हो जाती, इसमें मूवमेंट आ जाता है। तो मूवमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें एक फोर्स एक्टिवेट हो गया। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब खास बात, बहुत खास बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताने की डायरेक्शन की बात है कि ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और ये मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इस पे रख दिया है, इसमें करंट चल रही है। तो इसमें अचानक एक फोर्स लगने लगेगा, या तो ऊपर होगा या वो नीचे होगा, वो डिपेंड किस चीज पे करेगा उसको मैं अभी डिस्कस करता हूं। लेकिन बस ध्यान रखना कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी उन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब यह बन जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है, और उस कंडक्टर में जो लगने वाला लॉरेंज फोर्स है, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इनकी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड एक्सेस होती है। तीनों परपेंडिकुलर होती है कि इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, इसको जेड मान ले, ये तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो ठीक मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई और उस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स एफ, यानी कि लॉरेंज फोर्स एफ, ये तीनों भी एक्स, वाई, जेड एक्सेस की तरह एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती, ठीक। लेकिन अब कौन बी है, कौन आई है, कौन एफ बनेगा, इसके लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा? फ्लेमिंग ने कहा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, तो उसमें लगने वाला फोर्स जो होता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस तरह से निकल सकता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की ठीक है फर्स्ट 3 फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों फिंगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहे, तो अगर इसकी जो हमारे पास 4 फिंगर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो कंडक्टर में चलने वाली करंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि
आई को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑब्वियसली ये थंब होगा ना, इस कंडक्टर में लगने वाले लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऊपर की ओर। यानी कि थंब, यहां पर क्या आ गया, थंब आ गया, यहां 4 फिंगर आ गई, 4 फिंगर, और यहां पर क्या आ गई, हमारी मिडिल फिंगर आ गई, मिडिल फिंगर। कि when we stretch our first 3 fingers in such a way, the first 3 fingers will be perpendicular to each other, will be mutually perpendicular to each other, and if 4 finger points towards the magnetic field and central finger, middle finger point towards the direction of current in conductor, obviously thumb will point towards the direction of Lorentz force. ये Lorentz force को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस ये ध्यान में रखना कि वहां पर हमें पूछा जाता है, कोई कंडक्टर दे दिया जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में दे देते हैं, हमें इसको सेट करना है ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये ऐसे ऐसे नहीं होता, अपनी कॉपी को, जो कॉपी में जो डायग्राम बना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उस कॉपी को ही आप क्या कर सकते हैं, टर्न करके इसको सेट कर सकते हैं। तो पहले आप इस फिंगर को सेट करना, उस यानी कि इस फिंगर को सेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना, और उसके बाद फिर आप किसको सेट करेंगे, करंट में चलने वाले करंट को इस फिंगर से सेट करेंगे। ये थंब अपना आप सेट होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, करंट इधर होगी, तो लॉरेंज फोर्स ऊपर होगा। और इन केस की करंट इस साइड है, यानी कि ये साइड, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर है, लेकिन अब करंट उधर चली गई, तो थंब डाउनवर्ड में आ गया। तो यानी कि अब करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा। यानी कि अगर हमने इसमें करंट की डायरेक्शन, जैसे ये है देखो, ठीक है, तो ये बी हो गया, ठीक है, बी ये हो गया, आई ऊपर हो गया, देखो ये आई ऊपर हो गया, तो इसको मैंने ऊपर लिया, इसको मैंने इधर लिया, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ आ। अगर करंट नीचे होती तो ये थंब आपकी तरफ आता, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो होता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे उसमें लगने वाले फोर्स, यानी कि लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा आप, देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज मैं बताने वाला था, ठीक है, तो वो मैंने आपको लिख के बता दी, लिख के समझा दिया। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये फील्ड लाइंस, 4 फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन, और ये थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉरेंज फोर्स को, यानी कि कंडक्टर के मोशन को या मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक था कि करंट की वजह से किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, दूसरा था कि इसी तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उसमें क्या फोर्स लगता है। इन 2 टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारी हाउस होल्ड सर्किट होता है, हमारे घरों में जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है, उस सप्लाई का हमारे घरों में क्या अरेंजमेंट होता है, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं डोमेस्टिक। तो ये हमारा क्या था, डोमेस्टिक सर्किट हो गया। तो बेटा देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, तो वहां से आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है वो वहां से आती है। तो बेटा वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसमें 2 मेन वायर होते हैं। एक वायर को हम क्या कहते हैं, लाइव वायर। मेन करंट वायर वही होता है जहां से करंट एंटर कर रहा है। ध्यान में रखना है कि लाइव वायर कौन सी वायर हो गई, जहां से करंट एंटर कर रहा है। ये जो रेड इंसुलेशन में दी गई है ना, ये हमारी लाइव वायर है, यहां से करंट इंसर्ट कर रहा है। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। ये ब्लैक कलर में आपको जो वायर दिखाई दे रही है, इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। यानी कि करंट जब पूरा रोटेशन लेने के बाद जहां से वापस आ रहा है, एक्सिट हो रहा है, उसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों वायर से जो करंट आती है, ऐसा नहीं है। जिस वायर से, जिस पॉइंट से करंट आ रही है मेन सप्लाई से, उसको हम लाइव वायर कहते हैं। इसको हम रेड इंसुलेशन से, रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जहां से घूम करके वापस आती है उसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो ब्लैक इंसुलेशन में होती है। बड़ा इसके बाद भी ये दो वायर तो ठीक है, जो इरेक्टेड पोल से वहां से ये सप्लाई आ रही है और वो सप्लाई आपको पता है जो हमारे हाइड्रो प्लांट बने हुए हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो डैम बने हुए हैं वहां से वो जनरेट होकर के तब वो हमारे घरों में कई प्रोसेस के बाद यहां तक पहुंचती है। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं। अब जो तीसरी वायर है जिसको हमने यहां ग्रीन इंसुलेशन दे रखा है, इसको हम अर्थ वायर कहते हैं। ये वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थ वायर। तो बेटा अर्थ वायर में ऐसा कोई करंट नहीं होता। पहली बात तो है कि जैसे लाइव वायर में करंट होता है, ऐसे ये अर्थ वायर में ऐसा कोई भी करंट नहीं होता है। ये वायर इसलिए लगाई जाती है कि कभी गलती से ऐसा हो जाए कि न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है, या कभी कभी हमारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं वो फॉल्टी हो जाए, ठीक है, उनको उनकी मेटल बॉडी को लाइव वायर टच करने लगे तो उनमें करंट आ जाता है। तो उससे सेफ्टी करने के लिए हमें यहां पर एक अर्थ वायर लगानी होती है ताकि उस फॉल्टी डिवाइस में, इलेक्ट्रिक डिवाइस में अगर करंट होगा भी तो अगर हम उसको टच करेंगे तो वो हमें ना लगे। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा जो करंट है वो बाईपास हो जाता है इस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड के अंदर। तो जो अर्थ वायर होती है, जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है कि हम देते हैं अपने घरों में, तो उसके साथ साथ हम घर में, घर के पीछे, घर के आगे, घर के किसी भी कोने पे, किसी भी साइड पे हम क्या करते हैं, बहुत नीचे तक, बहुत डेप्थ तक एक गहरा गड्ढा खोदते, एक होल करते हैं, ठीक है, और उसके नीचे चारकोल, सॉल्ट वगैरह लगा करके एक मेटल के प्लेट में एक वायर को, मोटी वायर को अटैच करके उसको ऊपर तक एक तीसरी वायर बना करके हम अपने जो भी हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई उससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम अर्थ वायर कहते हैं। तो ये करंट को बाईपास करने के लिए होती है, ये ध्यान में रखना, और ये बहुत जरूरी है, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब देखो, अब लाइव और न्यूट्रल और तीसरा अर्थ हो गया। तो जब हम किसी भी डिवाइस को इस सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया गया, पहली बात होता है कि जो मेन से आने वाली जो सप्लाई है, वो सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। किसी भी पॉइंट को, चाहे वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, गीजर हो, कोई भी हैवी डिवाइस हो, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसको हमें इन तीनों तरह की वायर से कनेक्ट करना पड़ता है। और एक बात और भी कि जितने भी हमारे घरों में डिवाइसेस होते हैं, ये कोई भी सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट नहीं होते हैं, ये सब के सब पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट होते हैं। ये बात याद रखनी है कि डोमेस्टिक सर्किट में जितने भी डिवाइसेस होते हैं सब कितने, कौन से ऑर्डर में होते हैं? पैरेलल ऑर्डर में होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल ऑर्डर में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सब में एक जैसा वोल्टेज होता है। पैरेलल ऑर्डर में केवल और केवल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। वोल्टेज सारे डिवाइसेस में एक जैसी होती है। वो कितनी होती है? जो स्टैंडर्ड हमारे घरों में जो आने वाली जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट होता है। तो हमारा हर डिवाइस 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे चलता है। तो मैंने बताया कि कोई भी, जैसे कि सॉकेट है, ठीक है, 3 पिन वाला, ठीक है ना, तो उसका जो पहला पिन है, देखो यहां पर, ये पहला पिन है लाइव से कनेक्ट है, फिर दूसरा पिन है वो ब्लैक से कनेक्ट, और जो मिड वाला होता है ये अर्थ से कनेक्ट होता है। आपने देखा तीन पिन वाले सॉकेट होते हैं, 3 पिन वाले प्लग होते हैं। तो जो तीसरा पिन होता है ना, जो बड़ा पिन होता है, मोटा पिन होता है, ठीक है, वो जो ऊपर होता है उसका होल भी थोड़ा सा इन दोनों होल के कंपेरिजन में बड़ा होता है। तो वो क्या होता है? वही हमारा अर्थ वायर वाला होता है। वो होना भी जरूरी है, अगर उसमें बड़े बड़े अप्लायंसेस में वो लगे होते हैं, क्योंकि जो हाई पावर रेटिंग के डिवाइसेस होते हैं उनमें ज्यादा खतरा होता है। इसलिए वहां तो जरूरी है कि तीसरी पिन लगनी चाहिए, उसमें अर्थ वायर जुड़ी होती है। ऐसी कोई दूसरा डिवाइस या सॉकेट होगा, तीसरा डिवाइस या सॉकेट होगा, तो उसमें ये तीनों वायर कनेक्ट होती। जो लाइट वाले, जो हल्के वाले डिवाइस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया
या ट्यूबलाइट वगैरह हो गई, हल्की डिवाइस हो गया, फैन वगैरह हो गए, तो उसमें तीसरा पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें अर्थिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके कांटेक्ट में हम रहते नहीं, जिनको हम टच नहीं कर रहे, जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक रॉड होगी, गीजर हो गया, तो इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनको हाथ से पकड़ते हैं, इनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनके लिए तीसरी पिन लगनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अर्थिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है तो वो करंट हमें लग जाता है, तो उस करंट से बचने के लिए हमें अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी हैवी डिवाइसेस होते हैं उनके लिए क्या जरूरी है? अर्थिंग जरूरी है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हुआ है? ध्यान रखना, मैं जो बात कह रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट को नोट करते चले जाओ। उन्हीं पर जो होता है कि घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन इसमें 3600 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 3600 क्वेश्चन हम जो होता है कि उसमें 36 तरह के टॉपिक से तब बन रहे हैं। 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 टॉपिक्स ही होंगे, उन 6 टॉपिक्स में 3600 क्वेश्चन बना देते हैं। तो 3600 क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है कि 6 ही क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वो 36 तरीके से बना देते हैं। वो 36 होते हैं, क्वेश्चन 36 नहीं होते। उनको बनाने का, क्वेश्चन पूछने का जो ढंग होता है वो 36 मोर देन 36 होता है। पूछेंगे यहीं से घुमा फिरा के। तो बेटा उसी ट्रिक को समझना है, उसी लॉजिक को आपको समझना है। आपको मैटर पे फोकस करना है। आपको वो 2 लाइन जो आपको पूरा पूरा आइडिया दे रही है उस पे फोकस करना है। इन 2 लाइन के पीछे जो की पॉइंट है बेटा उस पे आपको फोकस करना है। तब आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है ये? 3 वायर है, लाइफ है, न्यूट्रल है और अर्थ है। क्या काम है? एक से करंट आ रही है मेन से, एक से जा रही है, और तीसरी हमें सेफ्टी कर रही है। ठीक है, उसको हम अपने घर के पीछे गड्ढा खोदते हैं, उसके नीचे वायर डालते हैं, मेटल वायर डालते हैं, नीचे तक डालते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो करंट होता है किसी भी फॉल्टी डिवाइस से क्या निकल जाता है? आउटसाइड बाईपास हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और पूरे घर में जो होता है कि डिवाइसेस की कनेक्टिविटी पैरेलल ऑर्डर में होती है। हर किसी में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सब में 220 वोल्ट होता है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हर डिवाइस की अपनी अपनी पावर रेटिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बल्ब में लिखा हुआ 60 वाट 220 वोल्ट, यानी कि वो 220 वोल्ट पे 60 वाट एनर्जी दे सकता है, उसकी रेटिंग है। और इस रेटिंग में वो जितना करंट ले रहा होगा उतना ही करंट लेगा। अगर उससे ऊपर करंट अगर उसको मिल गया, उसकी रेटिंग से ऊपर अगर करंट अगर मिल गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग हो जाएगी। वो ओवरलोडिंग हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आ जाएगा। आप समझ होंगे ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इनके करंट देने पे अगर किसी डिवाइस में हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से हीट प्रोड्यूस होने को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, 2 टर्म होती है यहां पर कि जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे पास हैवी डिवाइसेस होते हैं ना। ठीक है, एक मिनट है, थोड़ा सा वेट, मैं चेंज कर देता हूं। जो हमारे पास हैवी डिवाइसेस होते हैं, हैवी डिवाइसेस जो हमारे घरों में होते हैं, जैसे गीजर हो गया या इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रॉड हो गई, तो ये मैक्सिमम 50 एम्पियर करंट में ये ऑपरेट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास लाइट डिवाइसेस होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लाइट डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। ये जो लाइट डिवाइसेस होते हैं ये मुश्किल से ज्यादा 5 एम्पियर के करंट पर ऑपरेट होते हैं। ये ध्यान में रखना, जो 3 पिन वाले मैं कह देता हूं जो डिवाइसेस होते हैं वो 15 एम्पियर में होते हैं, और जो 2 पिन वाले होते हैं लाइट डिवाइसेस होते हैं वो 5 एम्पियर में होते हैं। अच्छा, एक चीज और आती है इसमें, 2 चीजें बहुत देखी गई, कई बार आपने सोचा इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, आग लग गई है ना, बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। ये क्या चीजें हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नुकसान वाली भी फिनोमिना है जिन्हें हम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग कहते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहा जाता है। देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, वेट, देखो यहां पर शॉर्ट सर्किटिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट सर्किटिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, देखो शॉर्ट सर्किटिंग यह है कि आपने सर्किट को छोटा कर दिया, है ना। तो सर्किट को छोटा करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे काट करके उसके 2 पीस कर दिया, 4 पीस कर दिया, नहीं, आपने उसको काट करके या उसको ब्रेक करके उसके 2, 3, 4 पीस नहीं किए, बल्कि आपने उसके पाथ को छोटा कर दिया है। ठीक है, यानी कि वो जिस पाथ से होते हुए जा रहा था उसके पाथ को आपने शॉर्ट कर दिया, सर्किट को छोटा नहीं किए, पाथ को शॉर्ट कर दिया। तो पाथ को शॉर्ट अगर आप कर देंगे तो कुछ डिवाइसेस में लोड ज्यादा आ जाता है और कुछ डिवाइसेस में लोड रहता ही नहीं है। तो जिन डिवाइसेस में लोड ज्यादा आ जाएगा करंट का, तो उसमें हीटिंग होने की वजह से वो डैमेज भी हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। देखो जैसे मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास ये 3 रजिस्टर, 3 डिवाइसेस, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं इनको सीरीज ऑर्डर में ही कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक, ये सीरीज ऑर्डर में मैंने कनेक्ट किया, ये मैंने इनको सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट किया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहां से और नेगेटिव टर्मिनल से यहां से आ रही। तो करंट हमें पता है कि ए टर्मिनल से स्टार्ट होगी और फिर इस पूरे पाथ में होते हुए फिर ये बी टर्मिनल पर वापस आ जाएगी, ये हमें पता है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, करंट यहां पर आ रही। अब अचानक क्या है कि मुझे पता है कि मैं करंट का जो रूट है वो ये है। अब मैंने करंट के रूट को क्या करना है, मुझे उसके रूट को शॉर्ट करना है। सर्किट को शॉर्ट नहीं करना है, उसके रूट को शॉर्ट करना है। तो रूट को शॉर्ट मैं कैसे कर सकता हूं कि मान लेते हैं कि मैं इसको डायरेक्ट यहां से कनेक्ट कर देता हूं बिना किसी ऐसी वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस हो। सीधा एक कनेक्टिंग वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस या कोई भी मैंने यहां डिवाइस नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैंने करंट यहां कर दिया। अब देखो होगा क्या, क्योंकि करंट को एक नया शॉर्ट पाथ मिल गया, करंट को एक नया शॉर्ट पाथ मिल गया। जो करंट यहां से होते हुए ऐसे आ रही थी, पूरी आई करंट ऐसे होते हुए आ रही थी, अब उस करंट का मैक्सिमम पार्ट ऑलमोस्ट 99.9 ही मान लीजिएगा, चले 99.9 पार्ट, ऑलमोस्ट 100% पार्ट जो होता है कि यहां से होते हुए इस पे आ जाता। अब जब इस पर आएगा तो इस पे तो कोई करंट ही नहीं है, यह है भी तो वो नेग्लिजिबल है, इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है, इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। करंट का मेजर पोर्शन या मैक्सिमम पोर्शन या ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन जो होता है वो इस ट्रैक से होता हुआ आगे, पहले वो इस ट्रैक से होता हुआ आ रहा था तो इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर रहा था, अब इस रेजिस्टेंस को वो क्रॉस नहीं कर रहा है, अब वो इस ट्रैक से होते हुए इस रेजिस्टेंस पे आगे। अब होगा क्या, इससे होता क्या है कि अभी तक जो पोटेंशियल ए और बी के बीच में, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वही पोटेंशियल अब इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन दोनों में क्या आएगा, लोड आ जाएगा। एक तो इन दोनों में वोल्टेज का लोड आ जाएगा, दूसरा इस वायर में करंट का लोड आ जाएगा। करंट के लोड आने की वजह से ये वायर यहां से डैमेज भी हो जाती है, यानी कि ब्रेक हो जाती है। अगर वो ब्रेक हो गई तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरह से शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, कि वो ब्रेक हो गया, वो गर्म हो गई, वो गर्म हो गई तो हीटिंग होगी, हीटिंग होने की वजह से फायर भी हो सकता है और फायर होने की वजह से बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट सर्किटिंग है। तो मैंने कहा ना, सिर्फ आपको आइडिया समझना है, यहां ये नहीं कि आप लाइन टू लाइन जो होता है कि शॉर्ट सर्किटिंग की डेफिनेशन याद कर रहे हैं। आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी है, क्योंकि डेफिनेशन तो याद रह जाएंगी लेकिन आइडिया याद नहीं रहते। अगर आइडिया याद रहेंगे तो आप डेफिनेशन बना लोगे, अपने वर्ड में उसे कन्वर्ट कर लोगे, अपने वर्ड में उसे वहां पर अच्छे से लिख लोगे। और यही सीखना होता है। साइंस है, साइंस को हमें समझना ज्यादा होता है,
बाकी वर्ड्स में तो हम उसे खुद कन्वर्ट कर लेते हैं, बस हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ये तो था शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में था ये था शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में था, सर्किटिंग, ओके। तो शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे यहां पर ओवरलोडिंग के बारे में। अब ये ओवरलोडिंग क्या है, तो भाई आजकल तो आपके सर पे भी बहुत सी ओवरलोडिंग आ रखी है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि पहले आप जब शुरू में सेशन शुरू होता है स्कूल का, तो आप अप्रैल से स्टार्ट करते हैं सेशन, तो उस टाइम नया नया सिलेबस होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो कोर्स के चलने का रेट होता है वो स्लो होता है, और कोर्स के चलने का रेट तो स्लो होता ही है। बाकी उस टाइम हम जो होता है कि अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट है तो उनमें से 2 या 3 पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी सब्जेक्ट का लोड हम नहीं लेते, कुछ ही को लेकर के चलते हैं। साइंस के बच्चे साइंस मैथ का जो होता है कि ज़्यादा सिलेबस लेके चलते हैं, बाकी का थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि उस टाइम पे आप पे कोई लोड नहीं होता है। इस टाइम जबकि जनवरी आ चुका है, अब आप पे ये लोड हो रहा होगा। अब आप पे खाली साइंस मैथ का ही लोड नहीं हो रहा होगा, बल्कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट से आप उनका भी आप पे लोड हो रहा है, उनको भी आपको पूरा पूरा टाइम देना पड़ रहा होगा, उनको भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा होगा। और इस टाइम पे किसी एक या 2 सब्जेक्ट पे ही नहीं, बल्कि सारे सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होता है। यानी कि ओवरलोडिंग हो रही है ना, यानी कि अब जब आप कुछ घंटों में 1-2 सब्जेक्ट करते थे, अब उन कुछ घंटों में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं, ये आपके ऊपर ओवरलोडिंग है। तो इसी तरह की ओवरलोडिंग जो होता है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होती है, ये ध्यान में रखें। इसी तरह की ओवरलोडिंग एक इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होती है। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे कि हमने कहा है कि हमारे पास कोई सॉकेट है, ठीक है, तो उस सॉकेट में ना हम बहुत सारे डिवाइसेस क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। मैं ओवरलोडिंग के बारे में बता रहा हूं, पॉइंट को समझना, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ आइडिया में जाना है कि ओवरलोडिंग जो है वो क्या है, वो आपको समझनी है। देखो, ओवरलोडिंग ये होती है कि जब हम एक ही डिवाइस पे या एक ही सॉकेट पे या एक ही सिस्टम में बहुत सारे सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उस डिवाइस में अचानक उसकी जो रेटिंग करंट होती है उससे ज्यादा करंट एक्सेसिव हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। कि किसी सर्किट की अगर मान लीजिएगा कि रेटिंग कितनी है, मान लेते हैं कि 10 एम्पियर है, मान लेते हैं कि किसी सर्किट की किसी डिवाइस की जो रेटिंग है, करंट रेटिंग है, वो कितनी है, 10 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर से ज्यादा के करंट को वो बियर नहीं कर सकता, वो सह नहीं सकता, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा करंट किसी तरीके से उस पर आ जाए तो वो डैमेज हो जाएगा, उसमें हीटिंग होगी, फायर भी हो सकती है। तो ओवरलोडिंग की वजह से भी जो होता है कि फायरिंग हो जाती है। क्यों? जब किसी भी डिवाइस पे उसकी रेटिंग करंट से ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो उसमें हीटिंग होने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो उसकी लिमिटिंग, यानी कि उसके करंट लिमिट से अबव करंट उसमें फ्लो होने की, इस फिनोमिना को ही हम ओवरलोडिंग कहते हैं। और ये ओवरलोडिंग तब होती है जब हम एक ही पॉइंट में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। होता है ना, कई बार हमारे पास वो एक्सटेंशन होता है ना, हाँ, तो एक्सटेंशन के ऊपर भी हम जो होता है कि 2 या 3 पिन वाला जो होता है एक सॉकेट लगा देते हैं, उसमें पिन लगी होती है, उसमें भी बहुत सारी पिनें डाल करके बहुत सारे डिवाइसेस हम कनेक्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो 3 पिन वाला जो पहला वाला जो डिवाइस था उसमें करंट का लोड बढ़ जाता है, उसकी जो भी मतलब करंट रेटिंग होगी, ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो करने की जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी से ज्यादा करंट उसमें आ जाता है और वो करंट आने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को हम ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या बन जाता है, यानी कि किसी भी डिवाइस में उसकी मैक्सिमम जो उसकी लिमिट होती है करंट को फ्लो करने की, बियर करने की, उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो हो जाती है, एक्सेसिव में करंट फ्लो हो जाती है, तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। तो बेटा आपको ना आइडिया समझ में आ चुका होगा। आइडिया सिर्फ एक लाइन का है, डिवाइस जिसकी
फिक्स एक क्या है, करंट रेटिंग है, उस करंट रेटिंग से बियॉन्ड अगर उसमें करंट चला जाता है तो उस पर ओवरलोडिंग हो जाती है। बस ये पॉइंट है। बस एक्सेसिव करंट बियॉन्ड इट्स करंट रेटिंग। हर डिवाइस की, ध्यान रखना, हर डिवाइस की अपनी अपनी एक करंट रेटिंग होती है। उस करंट रेटिंग से ऊपर अगर उसमें करंट आ गया तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। क्लियर? जैसे आपकी भी आजकल पढ़ने की एक कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप पे लोड आ गया तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, थक जाएंगे, अगले दिन दोबारा जो होता है कि रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट पढ़ाई करने के लिए। तो ओवरलोडिंग तो रखनी नहीं चाहिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है पर डे पर आवर, ठीक है, तो उतनी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान में रखना कि डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारे फीचर्स मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किए। शायद कुछ और बचा है तो मैं देख लेता हूं। यस 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 यस, देखो बेटा, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में आपकी इस एग्जाम में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है उन पर आते हैं। आजकल आप तैयारी कर रहे होंगे तो बेटा ध्यान में रखना कि आप ना घड़ी को देख के पढ़ाई मत करना। पहली बात है कि मैंने इतना पढ़ा नहीं। अपने लिए रोज एक असाइनमेंट बनाओ कि मुझे इतना करना है, और जितना असाइनमेंट बनाया है उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि बिल्कुल हेल्दी पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ जो है आप रैंडमली पढ़ रहे हैं, कैजुअल होकर के पढ़ रहे हैं, लापरवाही से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। चाहे आप कम टाइम के लिए पढ़ो लेकिन बिल्कुल स्ट्रांगली पढ़ो। तो आजकल आप फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनके एक एक टॉपिक के आइडियाज लो, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उनके डायग्राम क्लियर करो। ठीक है, डायग्राम में लेबलिंग कैसे होती है उन पे फोकस करो। ठीक है, डायग्राम का कौन सा पार्ट क्या काम करता है, क्या समझा रहा है, किस बारे में बोल रहा है, वो उससे जो रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में जो भी सिंबल्स होते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक डायग्राम बना देंगे, उसमें बहुत सारी चीजें जो होता है कि वो क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, और ए बी सी डी के कुछ क्वेश्चंस बना देंगे। कहेंगे कि मिसिंग टर्म्स क्या है, ठीक है, और जो मिसिंग टर्म्स है, ठीक है, तो इनको डिफाइन करो, है ना, इनका क्या यूज है, इनका क्या पर्पज है, इनकी क्या वर्किंग है, ऐसे तरह से लिखने के लिए दे देते हैं। देखो अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, एक करंट फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन, एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द पावर लाइन। देखो क्या बोल रहे हैं ये, क्या क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो कहां से कहां जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो भाई अब उसमें मुझे ये बताओ कि एट ए पॉइंट डायरेक्टली, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अरे एक बात सोचो, आप खुद सोचिएगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। करंट की डायरेक्शन क्या बताई। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी कठिन नहीं रह जाता। करंट की जो डायरेक्शन बताई है उन्होंने, कहां से कहां, ईस्ट से वेस्ट बताइए, ईस्ट टू वेस्ट, शायद यही लिखा मेरे ख्याल में, हाँ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये करंट की डायरेक्शन ये बताई इन्होंने, ये लो, ये करंट की डायरेक्शन। तो ठीक है भाई, हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है ना, बस ये समझाया था ना कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट किसी भी डायरेक्शन में चले, आप राइट हैंड थंब रूल से उसे होल्ड इस तरीके से कर लो कि ये जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे। ये लो करंट की डायरेक्शन में ये है, ये है। तो इस तरीके से हमारी फिंगर क्या कर रही है, कर्ल कर रही है। इस तरीके से कर्ल करने का मतलब होता है, ये देखो, क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह कर्ल करके बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि आपकी तरफ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रही है। इस प्लेन के, इस पेपर और प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी तरफ जो होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है, कि आपने इस तरह से होल्ड किया तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे करके मिला है, बस। और घूम करके उस पेपर से पीछे से निकल के आगे की तरफ इस तरफ से आएंगी,
तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी कि आपकी तरफ क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सी और डी मिसिंग है, ठीक है। इनमें से जो भी आंसर है जो मैंने अभी बताया है उसको आपको खुद टिक करना है, ये मैं टिक नहीं करूंगा, मैंने आपको आइडिया दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option. The magnetic field inside a long straight current carrying solenoid is 0. Okay. Decreases as we move towards its end. Good. Increases as we move towards its end. Okay. Remains the same at all points. क्या इसका आंसर हो सकता है? किसी भी सोलेनॉइड के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, साइड में क्या होता है, यानी कि एंड पॉइंट्स में क्या होता है। तो क्या कहा इन्होंने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड इज 0। इनसाइड द कंडक्टर तो हमेशा यूनिफॉर्म होता है ना, मैंने बताया था ना, अंदर ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, वो एक जैसा रहेगा, वो यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस से एन की तरफ होती है, एन से एस की तरफ नहीं होती, वो तो बाहर की तरफ से होती है, एस से एन की तरफ अंदर की। यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि इसका आंसर ये वाला है, रिमेन द सेम एट ऑल पॉइंट्स। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट। क्लियर? तो देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी उसी पे बेस क्वेश्चन है। क्या है, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं, 4-5 टॉपिक है, ज्यादा ज्यादा 6 या 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसी पे ये ना 36 क्वेश्चन बना देते हैं। तो वो 36 क्वेश्चन नहीं होते, वो 36 तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, होते वो 6-7 क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड at right angles, okay, to it as shown in the figure। चलो फिगर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं बना दूंगा। The direction of force acting on the electron will be towards the right, towards the left, out of the plane of the paper, into the plane of the paper। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, an electron enters a magnetic field at right angles to its as shown in figure। ठीक है, देखो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक बटा थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको हटा देते हैं। ओके, क्लियर, टेक पेंसिल, चलो इस बार हम ग्रीन ले लेते, ओके। तो ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसको मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने, पैरेलल लाइंस मैंने बना दी है, तो समझो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने ऐसे बना दिए। चलो इसको फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो अब हमारे पास एक रूल है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहते हैं कि अगर ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड हो और ये जो मिडिल फिंगर सेंटर फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन हो, तो उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये थंब रिप्रेजेंट करता है। तो देख लो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है करंट, करंट तो इधर है, तो इसे करंट की डायरेक्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने भी एडजस्ट नहीं किया है। अब करंट को आप एडजस्ट करो 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 करो, ये करा आपने, ये आपने किया, मैं भी थोड़ा टेढ़ा हो गया हूं, लेकिन आप कॉपी को टेढ़ा कर लेना, ठीक है। तो यहां पर बी को मैंने ऐसे किया और इसको ऐसे ही किया, तो थंब ना इसके अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट बोर्ड, दिस प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। अब यहां का इनवर्ड्स लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का लिखा हुआ, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये लो ये लिखा हुआ इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन नहीं, ये देख लो, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे है और करंट ऐसे है, तो थंब अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हो गया? तो था ये कोई क्वेश्चन टफ?
आपको यूज करना आना चाहिए। एक राइट हैंड थंब रूल जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है स्टेट कंडक्टर में, ठीक है, और एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो कि लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन से एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग is operated in 220 volt domestic electric circuit having a current rating of 5 ampere. What result do you expect? बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है, एक डिवाइस है जिसकी पावर कितनी है, 2 किलोवाट पावर रेटिंग। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग है, इज ऑपरेटिंग इन इतने वोल्ट में ऑपरेट, ठीक है, और उसकी जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर है। अरे भाई अगर 5 एम्पियर अगर करंट है, उसकी करंट रेटिंग अगर 5 एम्पियर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 5 एम्पियर से ऊपर थोड़ा सा भी करंट अगर आ गया ना तो ये तो गर्म हो जाएगा, ये तो डैमेज होने वाली कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि ये तो ओवरलोडिंग में भी आ सकता है ना, ये ओवरलोडिंग भी हो सकती है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है माजरा, ठीक है, इसकी असली कंडीशन क्या है, क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है यू नो वेल, P इज इक्वल टू, ठीक है, एक तो हमारे पास होता है V स्क्वायर अपॉन R भी होता है, ये रेजिस्टेंस की टर्म में है, ठीक है, और वोल्टेज की, एक होता है I स्क्वायर अपॉन R भी हमारे पास होता है। तो इसमें भी रेजिस्टेंस है और करंट है, इसमें रेजिस्टेंस है और ये है, ठीक है। लेकिन जिसमें दोनों हो, यानी कि जिसमें V भी और I भी हो, वो भी एक फॉर्मूला होता है। पावर का एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है, पावर का तीसरा फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस ना हो वो होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसमें रेजिस्टेंस नहीं है ना, अब रेजिस्टेंस नहीं है, ओके, तो V इंटू आई, इसके अकॉर्डिंग I क्या होना चाहिए वो हमें जो भी इन्होंने रेटिंग दे रखी उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब देखो ये P अपॉन V, ओके, पावर कितनी है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब 2 इंटू 1000, ठीक है, ये इसकी पावर हो गई। और वोल्टेज कितना है हमारे पास 220, ये 220 वोल्ट आ गए। चलो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, इसको हमने कैंसिल किया तो हमें जो करंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यहाँ पर ये 100 हो गया और यहाँ पर ये 11 हो गया। देखो अगर हम इसको डिवाइड अगर करते हैं 100 अपॉन 11 हो गया तो ठीक है, 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उसमें 0 बढ़ाएंगे, उसको 100 करेंगे, फिर 11 9 जा 99, तो 9.09 एम्पियर। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बुरा हो गया भाई, ये तो 9.09 एम्पियर करंट आ गई, यानी कि 2 किलो वाट के ओवन को अगर हम 220 वोल्ट में चलाएंगे तो उस ओवन में करंट कितनी फ्लो होगी, 9.09 एम्पियर, जो कि उसकी रेटिंग करंट से ज्यादा है। ये तो ओवरलोडिंग हो गई, वो तो डैमेज हो जाएगा, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नो 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 नो, तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवन प्रॉपरली चले, लेकिन इसमें ओवन प्रॉपरली नहीं चल पाएगा क्योंकि जो करंट हमारे पास आई है यानी कि 9.09 वो बहुत ज्यादा है उसकी रेटिंग करंट से, उसकी रेटिंग करंट से। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 9.09 एम्पियर इज मोर देन 5 एम्पियर। तो जो उसकी रेटिंग करंट है 5 एम्पियर, उससे ज्यादा करंट इसमें फ्लो कर जा रही है, तो ये काम नहीं करेगा, ये डैमेज हो जाएगा, ये इसमें ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? बेटा मैंने कहा था ना पहले ही, मैं आपको 5 या 6 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीज़ें एक बार पढ़ी हुई हैं अपने टीचर से या अपनी ट्यूशन क्लासेस में या आपने अपने सेल्फ स्टडी से, ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ी। मेरा काम सिर्फ ये था कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन देना इन सब चीज़ों को, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में फिर से ओवर रिव्यू कर पाना, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि ताकि वो आपके दिमाग में चीज़ें हमेशा रहें,
ये नहीं कि जब तक आप कुछ समय के लिए पढ़ रहे तब तक ही, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम तक तो आपके साथ रहे ही, एग्ज़ाम देने के बावजूद भी एज अ नॉलेज ये आपके साथ चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ों को लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए आप पढ़ रहे हैं, क्यूरियोसिटी के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आज का रिवीजन करवाया उसमें मैंने सारे टॉपिक्स आपको प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आपको समझाए हैं। और ये जो बोर्ड के पेपर आपके आने वाले हैं उसमें जो फिजिक्स का जो कंटेंट है, मेन जो कंटेंट होता है, बच्चे फिजिक्स से थोड़ा सा डरते भी हैं। ठीक है, डरने की कोई चीज़ नहीं है, फिजिक्स डरने की चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बस थोड़ा सा ये होता है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ता है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा कंटेंट लेकर के फिजिक्स पढ़े तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर लेंगे। तो हर साल फिजिक्स के पेपर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। और जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी डायरेक्ट टिक करने वाले आते हैं, उसमें ज़्यादा आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। अगर आपको पता है तो आप उसको टिक कर देते, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको सोच भी नहीं पा। तो इसीलिए अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो। मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूं, और अच्छे से जो होता है कि फिजिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर करो। और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स लिख करके देना। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये ज्ञान सागर एजुटेक, ये हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में हम जो होता है कि बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होती है, उनको यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लियर करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक से एक बच्चा जो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ पा रहा है, अपने डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है, वो हमारे प्लेटफॉर्म में आकर के अपने डाउट क्लियर करे। ऐसा नहीं है कि हम इसका कोई भी शुल्क ले रहे हैं या कोई फीस ले रहे हैं, क्योंकि रिवीजन टाइम है, एग्जाम टाइम है। इस टाइम पे मुझे मालूम है बच्चे ऑनलाइन में जो होता है कि अपने डाउट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जो होता है कि सर्च करते रहते हैं और पढ़ने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, शॉर्टकट तरीके ढूंढते रहते हैं। तो अगर हमारे प्लेटफॉर्म में भी अगर आप कभी आप क्लिक करें तो हमारा वीडियो पहली बात तो देखो, आधा अधूरा मत देखना, उसको पूरा आप देखना, आपको चीजें पूरी समझ में आएंगी। और एक चीज और भी है कि हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दूसरी बात ये भी है कि आप ये चीजें करें या ना करें, लेकिन हमसे जुड़ना मत छोड़ना, हमसे पढ़ना मत छोड़ना। हमसे आपको और भी कई सारी चीजों में आपको नॉलेज मिलेगी, आपको स्किल मिलेगी। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो सारे अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज हैं, बहुत ज़्यादा डेक्सटीरियस हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो कॉन्सेप्ट को लेकर के पढ़ाते हैं। जो डायग्राम वाली चीज़ें होती है उसको डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और जो वैसे ही वर्बली या हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं उनको वैसे ही जो होता है कि वो आपको समझाते हैं। कुछ चीज़ों को वो डेमो या डेमोन्स्ट्रेशन करके भी वो आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू नए नए टूल्स लेकर के वो आपको समझाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आखिरी बार आपसे फिर कहूँगा, इस लेक्चर के आखिरी में मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भेजना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं, ताकि हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल लेकर के आप तक पहुंच सकें और अच्छे तरीके से पहुंच सकें। जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय होगी वो जरूर दें, और हमारे चैनल यानी कि कौन से चैनल, ज्ञान सागर एजुटेक, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर।